हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आरपीएससी ईओआरओ के अंदर जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है उसके जुर्माने का जो सेक्शन था, मतलब सभी जितने भी जुर्माने थे वो हमने एक जगह कंसाइज करके हमने अलग अलग सेशन के अंदर उनको डिस्कस कर लिया था एक ही पीडीएफ के अंदर। तो उसके बाद में आप सभी की डिमांड थी और मेरा भी मन था कि जितने भी अमेंडमेंट अभी तक इस एक्ट के अंदर हुए हैं उसमें से जो मेन मेन अमेंडमेंट है वो एक बार अलग से डिस्कस कर लिया जाए। और इसमें भी मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वो आ जाता है जो कि अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट हुआ है, जो 20 मार्च को अभी विधेयक जो पास हुआ है अमेंडमेंट का, धारा 39 के अंदर, क्लॉज 39 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ही जो अन्य जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट के अंदर 2009 के 9 के बाद में 10 में 11 में अलग अलग समय पर अलग अलग अमेंडमेंट हुए थे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये है जो पीडीएफ है, जो जितना भी इस वीडियो का कंटेंट होगा वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बाद में भी इसको देख सकते हो। और जो लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि जो भी अपनी प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है उन लोगों से भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस जहाँ जहाँ से भी, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो या फिर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब समय केवल और केवल प्रैक्टिस का रह गया है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो आई होप कि जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके मैंने पूरा बी पार्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आपको करवाया था। और जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर जितना भी बी पार्ट है, चाहे वो एक्ट से संबंधित हैं, तीन आपके जो नियम हैं या फिर योजनाएं हैं या प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सेक्शन वाइज जो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं इस सेशन की, तो इस सेशन के अंदर मेन जो है हम कुछ 7 से 8 अमेंडमेंट जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो लेटेस्ट हैं वो कवर करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। जो आज हम मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा 20 तारीख को जो अमेंडमेंट हुआ था धारा 39 के अंदर, उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट कौन कौन सी ईयर में हुए थे। ठीक है, कौन कौन से वर्ष के अंदर संशोधन किए गए थे। हम केवल यहाँ पे वर्ष पकड़ के चलेंगे, परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अमेंडमेंट कोई एक दिन नहीं हुए हैं। जैसे हम आपको बताऊंगा कि 2009 के अंदर 11 सितंबर 2009 को जैसे ये अमेंडमेंट सॉरी एक्ट जो है वो लागू हुआ था, तो लागू होने के बाद में इसमें समय समय पर यथावश्यक परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तन को हम आज जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि 2009 के अंदर, वर्ष 2009 के अंदर जैसे ही ये एक्ट लागू होता है, लागू होने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर 2010 के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, 2010 के बाद में 2011 के अंदर किया जाएगा, 11 के बाद में 2015। ठीक है, फिर 2017 हो गया, 19 हो गया, 17 के बाद में कितना हो गया, 2019, 2020, 2021 और एट द एंड 2023। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये अमेंडमेंट हुए हैं, अलग अलग संशोधन हुए हैं, इनको हम वर्ष के हिसाब से, ईयर के हिसाब से हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2023 का कवर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह जो है एक्ट की जो धारा 39 है, 39 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, परंतु उससे पहले हमें धारा 14, 21 और 24 जो कि सामान्यतः सदस्य की अयोग्यता के बारे में बात करती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर जब तक इनका नहीं होगा, हम जो अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 20 मार्च 2023 को ये अमेंडमेंट हुआ, और इसी के साथ में ये भी कहा गया है कि उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर से ही देख लेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश जो है वो आपके मन में नहीं रहे। ठीक है, तो आपको
जो ये स्क्रीन पर ऑर्डर दिख रहा है ये ऑफिशियल ऑर्डर है किसका, जो भी विधेयक विधानसभा के अंदर पास हुआ है और जिस पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम मोटा मोटी अब डिस्कशन करते हुए चलेंगे और ये इंपॉर्टेंट रह जाता है न केवल धारा 39 बल्कि इस संशोधन के अंदर जितनी भी धाराएं बताई गई हैं वो चीज़ें भी, क्योंकि आपने अगर कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ा है तो इतना अपडेटेड मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी ने भी आपको इतना अपडेट करके नहीं बताया होगा। आप अभी हो सकता है पहले वाला पढ़ा हो या पहले वाला कंटिन्यू कर रहे हो और एग्जाम में, क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम है वो कब है, 14 मई को एग्जाम के पेपर आपके अप्रैल में बनने हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अप्रैल के अंदर अगर पेपर बनेगा तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में रह रहा है, तो एग्जामिनर जो है वो इसके क्वेश्चन पुटअप किए जाने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे, आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उसी सत्र के दौरान जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, उनके द्वारा सदन के सामने जो है वो इस एक्ट को रखा गया। ठीक है, इस एक्ट को क्या किया गया, सदन के सामने रखा गया 14 तारीख को। इसके बाद में इसमें डिस्कशन हुआ और डिस्कशन होने के बाद में इसे 20 मार्च को पास कर दिया गया या पारित कर दिया गया। ठीक है, साथ में इस ऑर्डर में क्या कहा गया है कि यह तुरंत प्रभाव से यह अमेंडमेंट या संशोधन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान में रखना है, जो धारा 39 थी उसमें हमने 1, 2, 3 और 4 ये पॉइंट पढ़े थे। अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, अगर आपने डिटेल्ड इस चैनल पर अगर वीडियो देखे हो तो आप देखोगे वहां पे मैंने 4 पॉइंट आपको अलग अलग बताए थे, जो भी सदस्य हैं उसको कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखना आपको, यहाँ हम सदस्य की बात कर रहे हैं ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करनी है उसके लिए एक अलग धारा है 53 की। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, जो 4 पॉइंट पहले से थे अब उसमें 5वां पॉइंट और जोड़ा गया है। ठीक है, जो हाईलाइट कर रखी है वो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या कहा गया, देखो ये कहा गया है कि आपको अगर ध्यान में आ रहा हो तो धारा 14 के अंदर, 24 के अंदर और 21 के अंदर ये जो 3 धाराएं हैं इसके अंदर किसी सदस्य को अयोग्य कब घोषित किया जाएगा इनके बारे में डिटेल दी गई है। अगर हम बात करें धारा 14 के अंदर 14 नंबर की जो धारा है उसमें निर्वाचन नामावली से संबंधित, निर्वाचक नामावली से संबंधित अयोग्यता जो है वो हमने कहाँ पढ़ी थी, धारा 14 के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति है उसको योग्य कब माना जाएगा, अगर वह भारत का नागरिक है तो उसको योग्य माना जाएगा। ध्यान रखना मैं योग्यता की बात कर रहा हूँ, अगर ये जो भी मैं क्वालिटी बता रहा हूँ अगर कोई भी सदस्य ये योग्यताएं नहीं रखता है तो उसको क्या माना जाएगा, निहर्त या अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सक्षम न्यायालय है उसके द्वारा अगर उसको विकृतचित या पागल घोषित कर दिया जाता है, और धारा 29 के तहत जितने भी भ्रष्ट आचरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, पॉइंट लिखे गए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो वो 14 के तहत क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, फिर धारा 21 मैंने आपको बताई थी, धारा 21 के अंदर क्या कहा गया था कि कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य है उसकी अयोग्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कब जो है वो निर्वाचन कर सकता है, निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी के लिए जैसे SC ST के लिए सीट रिजर्व है तो केवल उसी वर्ग का जो है व्यक्ति उस पर चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें मैंने धारा 21 के अंदर आपको बताई थी। वहीं अगर हम बात करें धारा 24 की, तो धारा 24 के अंदर आपको मैंने बताया था कि सदस्यों की साधारण अयोग्यताएं, तो कुल मिला के 14, 21 और 24 के अंदर जो भी योग्यता अयोग्यताएं थी, जैसे 24 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी खाद्य अपमिश्रण निवारक है, मतलब कोई मिलावट करता है, कोई भी अगर न्यायालय से संबंधित अलग अलग मैंने केस बताए थे, अगर उसमें दोषी पाया जाता है, इसके साथ साथ में कोई भी व्यक्ति धारा 14 और 21 के तहत अयोग्य हो जाता है। ठीक है, अगर 21 वर्ष से कम आयु का होता है, तो ये सब चीजें मैंने आपको अयोग्यता के लिए बताई थी। अगर ये अयोग्यता है तो आपने एक चीज पढ़ी होगी धारा 31 के अंदर, धारा 31 के अंदर, उसके अंदर कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन जो भी आपका चुनाव हो रहा है उसमें अगर वो चुनाव लड़ता है या निर्वाचन में भाग लेता है उम्मीदवार के रूप में, तो अगर वो अयोग्य होता है
किसी भी प्रकार से इन 3 धाराओं के अंदर कौन कौन सी 14, 21 और 24 के अंदर वो अयोग्य हो जाता है। जैसे किसने कोई पागल हो गया, ठीक है, पागल हो जाता है, या फिर कोई भारत का नागरिक नहीं है और वो चुनाव लड़ लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में आ रहा हो तो धारा 31 के अंदर हमने कहा था कि जो भी कोई भी जो विपक्ष पार्टी का है, जो भी उम्मीदवार है, तो वो कोई भी लोग क्या कर सकते हैं, 1 माह की अवधि के अंदर अंदर, पहले का बता रहा हूं मैं, 1 माह की अवधि के अंदर उसकी शिकायत कर सकते थे। और ये कौन सी 1 माह की अवधि है, जो चुनाव से, जैसे ये 2 व्यक्ति ए और बी, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, ए जीत भी गया, सदस्य के रूप में जीत गया, ठीक है, पार्षद बन गया ये। अब क्या होगा, बी को जब पता चलता है, इस बी को ये पता चला कि ये तो अयोग्यताएं रखता है, या फिर मतलब इसने तो कुछ छुपा के, और फिर अपने जो तथ्य थे, सच्चाई जो थी कुछ, जैसे इसके दो से अधिक बच्चे हैं, ठीक है, 2 से अधिक इनकी संतान है, तो ये मान के चलो उनको प्रॉपर शो नहीं कर रहा, केवल 2 ही शो कर रहा है, उसके 5 बच्चे हैं और वो 2 शो कर रहा है, जो भी नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले ऐसा था कि ये जो बी है, ये 1 माह के अंदर अंदर, 1 माह के अंदर अंदर शिकायत करेगा चुनाव की दिनांक से, निर्वाचन की दिनांक के बाद में 1 माह के अंदर यह शिकायत कर सकता है। अगर 1 माह में नहीं करता तो, और हो सकता है भविष्य में, जैसे भाई जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको हटाने के लिए हमने धारा 53 के अंदर बात कर ली थी। यहाँ हम अगर बात करें सदस्य की, तो सदस्य ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 साल तक चलो वो एकदम सही काम कर रहा था, 1 साल के बाद में जैसे उसके पहले से 2 संतान थी, अब तीसरी संतान और हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई प्रावधान नहीं था उसको हटाने का या उसकी कार्रवाई होने का। तो इस कारण क्या हुआ कि सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने धारा 39 के अंदर, धारा 39 में पहले से सदस्य को कुछ प्रावधान थे हटाए जाने के, जैसे अगर वो लगातार 3 बैठकों के अंदर अनुपस्थित रहता है, या फिर धारा 37 की अनुपालना, मतलब जो शपथ है उसको लेने में अगर असफल होता है, ऐसी कुछ जो 2-3 पॉइंट थे, उनमें एक पॉइंट और भी जोड़ दिया है कि अगर निर्वाचन से संबंधित कोई भी तथ्य कोई व्यक्ति गलत करता है, या निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उसमें गलत तथ्य देता है, या फिर 14, 21 और 24 के तहत अयोग्य घोषित माना जाता है, तो ये जो 1 माह की अवधि है अब 5 साल तक कर दी है, ठीक है, 5 साल तक उस सदस्य को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन, राज्य सरकार हटाएगी, ठीक है, क्योंकि अब पहले तो क्या होता था, जो हम निर्वाचन याचिका जो लगाते थे, ये किसके पास लगाते थे, जो भी जिला न्यायालय है उसके जज के पास में 1 माह के भीतर, परंतु अब जो पूरा पावर जो आ गया है वो किसके पास आ गया है, राज्य सरकार के पास आ गया है, ठीक है। तो ये अगर आप हिंदी में ध्यान में रखना चाहो तो धारा 39 की उपधारा पहली, और इसके अंदर 5 नंबर का जोड़ा गया है। अगर नंबर से ध्यान रखो तो 5 नंबर, अगर हिंदी में रखो तो डी, और अगर इंग्लिश में रखो तो ई, ठीक है, डे और ई। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है, सब क्लोज जोड़ी गई है, ई जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, मोटा मोटी ये ध्यान में रखना है कि धारा 31 के अंदर जो आपको 1 माह का निर्वाचन याचिका के लिए दिया गया था और कार्रवाई के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया था, उसको अब 5 साल के लिए कर दिया गया है कि अगर वो 5 साल तक कभी भी दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको राज्य सरकार द्वारा हटाई जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है कि राज्य सरकार डायरेक्ट तो हटा नहीं सकती भाई, ऐसे तो हो सकता है कि कल को कोई भी विपरीत पार्टी का, जैसे कोई भी XYZ एक पार्टी लड़ लेती है और राज्य सरकार अगर दूसरी पार्टी की होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पावर का मिसमैनेज या अब्यूज किया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए साथ में क्या कहा गया कि जो हटाने का जो आदेश है वो राज्य सरकार जो है वो डायरेक्ट नहीं हटाएगी, ठीक है, राज्य सरकार या तो स्वयं जांच करवाएगी, ठीक है, स्वयं जांच करवाएगी, या फिर कोई भी एट प्रेजेंट जो वर्किंग कोई भी ऑफिसर है या फिर कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर है जो कि किस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, राज्य स्तरीय सेवा से, मतलब RAS लेवल से नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, उस अधिकारी के द्वारा इन पार्षद या इस सदस्य की जो है वो जांच करवाई जा सकती है। इसके साथ साथ में क्या कहा गया, ये तो पहली कंडीशन है कि राज्य स्तरीय सेवा से नीचे नहीं होना चाहिए, दूसरी हो गया कि राज्य सरकार जो है वो किसी से भी जांच करवा सकती है। फिर उसके बाद में क्या होगा, जांच करवाने के बाद में संबंधित जो भी सदस्य है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया था कि अगर इस ए की शिकायत हो जाती है, यहाँ पे इस ए की अगर शिकायत होती है तो ऐसी कंडीशन में ए को उचित अवसर दिया जाएगा, स्पष्टीकरण का, क्लैरिफिकेशन का उचित अवसर दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक
अपने अगर बात करें संविधान की, तो संविधान में भी नैसर्गिक न्याय की बात की गई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो उसको प्रॉपर समय दिया जाए, उसका पक्ष सुना जाए, क्योंकि एट द एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, तो इनका सारांश क्या निकलता है कि चाहे 2 या 3 दोषी छूट जाए, पर किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई सदस्य है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो उसको प्रॉपर जांच होगी, जांच के बाद में क्या होगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और उसके बाद में ही उसको निलंबित करने या हटाए जाने के आदेश जो है वो पारित किए जाएंगे। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट था। आई होप कि आपके समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, एक बार आपको वीडियो वापस से देख लेना है, और साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, पीडीएफ जो ये आदेश की है, या फिर जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो सब पीडीएफ जो है वो आपको टेस्ट सीरीज के जो सेक्शन है उसके अंदर आपको अपडेट कर दी जाएगी शाम तक। ठीक है, अब ये तो हो गया 23 का अमेंडमेंट। 23 के अमेंडमेंट के बाद में हम देखेंगे जो भी आगे के अमेंडमेंट है। आगे के मतलब जो 20 के हैं, 21 के हैं, या 19 के जो भी अमेंडमेंट, मेन मेन जो धाराएं हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये जो 2021 जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, 2021 के अंदर 2021 के अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 21 के अंदर सबसे पहले जो धारा आती है वो आती है धारा संख्या 6। हालांकि ये जो 21 में एक ही दिन अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं, अलग अलग दिन किए गए हैं, परंतु हम केवल यहाँ पे वर्ष को देखेंगे, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। और ये जो चीज़ें अब आप आगे जो पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो अपडेटेड ही कर रहे थे। इनको केवल आपको देखना है, इनके कोई नोट्स वगैरह या फिर कोई अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने हमारी बुक ली है, या जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है, या फिर जो लोग लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको ये अपडेटेड ही मिला था। फिर भी आपको ये ध्यान में रहनी चाहिए मोटा मोटी कि कौन सा अमेंडमेंट किस वर्ष हुआ था। तो धारा 6 के अंदर, धारा 6 में आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो नगर पालिका की जो संरचना है उससे संबंधित हमने प्रावधान जो डिस्कस किए थे धारा 6 के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका के अंदर 3 प्रकार के जो है कर्मचारी होते हैं, या 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित, दूसरा होते हैं पदेन, और तीसरा होते हैं मनोनीत। तो जो ये मनोनीत सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो, तो मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका के लिए, नगर पालिका अगर कोई है तो उसके लिए 6 व्यक्ति, ठीक है, नगर परिषद है तो उसके लिए 8 व्यक्ति, और नगर निगम है तो उसके लिए 12 व्यक्ति जो विशेष अनुभव रखते हो किसी भी क्षेत्र के अंदर, उनको मनोनीत किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा, तथा इनको कभी भी किसी भी समय पर राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये चीजें जो है, ये कहाँ पे 2021 के अंदर ये अलग से जोड़ी गई थी। पहले ये जो संख्या थी ये अलग थी, इसके बाद में इनको बढ़ाकर 6, 8 और 12 कर दिया गया था। इसके साथ साथ में एक दिव्यांग की जो मनोनीत जो भी सदस्य हैं, उनके अंदर एक दिव्यांग सदस्य होगा, ऐसी भी उस समय संशोधन किया गया था। इनको बस आपको देखना है, क्योंकि जो मैंने अब आपको कंटेंट कराया था ऑलरेडी इनको अपडेट करके ही कराया था। अभी आपको केवल 23 वाला मैटर समझना है, जो अभी 20 मार्च 2023 को जो हुआ था, अभी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर आ जाता है सदस्यों की साधारण निहरताएं, धारा 24 के अंदर किया गया था। और इसमें अगर आपको मैं याद आ रहा हो आपको, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जिसके 27 नवंबर 1995 27 नवंबर 1995 से बाद में अगर 2 से अधिक संतानें, तो वो निर्वाचन के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो इसमें कुछ 2-3 चीजें जोड़ी गई थी। एक तो वो चीजें जोड़ गई थी कि अगर उसके जुड़वा बच्चे हैं तो उनको एक काउंट किया जाएगा। अगर दत्तक पुत्र है, मतलब कि कोई भी आपके संतान होती है और संतान को किसी अन्य को दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको काउंट किया जाएगा। मतलब ये 2 चीजें जो है वो उस समय जोड़ी गई थी। पहले ये मूल जो एक्ट था 2009 का, उसके अंदर नहीं थी। ठीक है, और जो दिव्यांगता से संबंधित था कि भाई आपको
मेंटली कोई डिस्टर्ब आपकी किसी के भी कोई संतान हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा 2 बच्चों के अंदर। ठीक है। फिर 68 कै, मतलब 68 कै क्या कहता है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। अगर मैं बात करूं इसकी 68 की, 68 की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, 68 की अगर हम बात करें तो 68 में केवल और केवल आपको ये दे रखा था कि जो भी नगर पालिका है उसमें जब भी नगर पालिका का गठन होगा, अगर नगर पालिका का गठन होता है तो राज्य सरकार द्वारा कोई पर्टिकुलर उसको एक भूमि दी जाती है, और जिस दिन ये भूमि नगर पालिका को दे दी जाती है उसी दिन वो नगर पालिका के ही कंट्रोल में रहेगी। मतलब उस पर जितने भी काम होंगे, उसका जितना भी डिस्पोजल का जो भी काम होगा, वो सब का सब किसके द्वारा किया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है 69 कै। 69 कै जो है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के द्वारा पूछा गया है, क्योंकि जो 69 कै है ये गोल्डन क्लॉज बोली जाती है, गोल्डन क्लॉज या फिर सुनहरी धारा। ठीक है, सुनहरी धारा बोली जाती है, क्योंकि ये जो 69 कै है, ये 69 कै जो धारा है, ये प्रशासन शहरों के संघ से संबंधित है। 69 कै जो है ये प्रशासन शहरों के संघ इस अभियान से संबंधित है, इसलिए ये काफी चर्चा में रही है। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी, मैं बात करूं आरएएस परी की, तो आरएस परी के अंदर अब की बार ये क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया गया था। उसके अलावा अधीनस्थ बोर्ड में भी इस धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट लगा लेना है 69 कै। तो इसमें क्या कहा गया था कि आपके पास में नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, ये नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पर आपके पास में कोई भी भूमि है, तो उस भूमि का अगर आपको पट्टा लेना है तो आपको पहले जितने भी अधिकार हैं वो नगर पालिका को सरेंडर करने पड़ेंगे। ठीक है। या फिर अभ्यर्पण, हिंदी का अगर मैं बात करूं तो अभ्यर्पण करने पड़ेंगे। फिर नगर पालिका क्या करेगी, उस अधिकार के बदले में, जितने भी आपने समर्पण किए, सरेंडर किए हैं, उस अधिकार के बदले में आपको क्या करेगी, एक पट्टा जारी करेगी या लीज जारी करेगी। ये चीज आपको 69 कै के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ेगी, ये पहले ये चीज नहीं थी 69 में। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक मिनट, सदस्य के अहरित होने के लिए योग्यताएं, एक, हाँ, आपको एक चीज और ध्यान में रखना है। यहाँ पे स्लाइड हालांकि मैंने ऐड कराई थी, पर थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं बीच में। 2019 के अंदर 2019 में जब गहलोत सरकार आई थी, तो आपने एक चर्चा सुनी होगी कि जब उस टाइम पार्षदों के लिए या फिर जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके लिए क्या किया गया कि एक अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट किस लिए किया गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है। हालांकि अमेंडमेंट और भी कई हुए थे, परंतु आपको दो चीज ध्यान में रखनी है। पहले दो चीज थी 2015 के अंदर, जो धारा 24 है, धारा 24, इस धारा 24 में दो योग्यताएं और जोड़ी गई। कोई भी सदस्य अगर चुनाव लड़ता है, कोई भी व्यक्ति अगर पार्षद का चुनाव लड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको कुछ योग्यताएं, कुछ कंडीशंस है, उनको फुलफिल करना होगा। तो उसके अंदर दो चीजें जो है वसुंधरा सरकार के द्वारा जोड़ी गई थी। पहली तो क्या जोड़ी गई कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर चुनाव लड़ना है नगरीय निकाय में, नगर पालिका का कोई भी चुनाव लड़ना है, तो उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक मतलब 10th पास जो है उसको करनी आवश्यक थी। ये हम बात कर रहे हैं 2015 की। उसको अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए कम से कम 10वीं पास व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन जोड़ी गई 2015 में। और दूसरी कंडीशन क्या जोड़ी गई, दूसरी कंडीशन ये जोड़ी गई कि जो भी उस व्यक्ति का घर है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उसके घर में एक क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, मतलब टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए।
और न केवल व्यवस्था होने से काम चलेगा, बल्कि एक्टिव शौचालय होना चाहिए, एक्टिव टॉयलेट होना चाहिए, मतलब कि उसका प्रॉपर यूज भी हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आपके घर में शौचालय है और आप लोटा ले लेके बाहर जा रहे हो, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर उसका यूज हो। ये दो क्वालिफिकेशन जो है वो 2015 में वसुंधरा सरकार के द्वारा जोड़ी गई। पर जैसे ही 2019 के अंदर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में गवर्नमेंट राजस्थान के अंदर चेंज हुई, तो उसके बाद में राज्य सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, उसने क्या किया कि जो ये शौचालय और जो वाला जो है इसको तो कंटिन्यू रखा, और जो ये 10th वाला जो पोर्शन है कि मतलब 10th पास होनी चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो गहलोत सरकार ने इसको रिमूव कर दिया था। तो ये एक अमेंडमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए न केवल एक बार बल्कि बार बार एग्जाम में, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी के द्वारा हो, या फिर बीच में अब अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो विद्युत विभाग ने भी एग्जाम करवाई थी, JEN हो गया, ठीक है, और LDC हो गया। तो वहां पे भी उस टाइम पे काफी चर्चा में रहा था, 2018 के आसपास, ये 18-19 में जो एग्जाम हुई थी वहां पे पूछा गया था। तो अब क्योंकि आपके पर्टिकुलर सिलेबस में ऐड है, तो ये चीजें पूछी जा सकती है किस वर्ष हटाया, किस वर्ष एड ऑन किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे 2015 के अंदर मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताई है वो हो गया। फिर 55 के अंदर, धारा 55 के अंदर, 55 में जो है वो समितियों से संबंधित कार्य आपने देखे होंगे। तो समिति से संबंधित कार्य हमने देखे थे, उसमें दो चीजें जो हैं वो बाद में जोड़ी गई। एक तो जोड़ा गया 2015 के अंदर, अगर मैं बात करूं 2015 में, तो 2015 में क्या जोड़ा गया कि प्रत्येक नगर पालिका के अंदर स्वास्थ्य समिति बनाई जाएगी, और उस स्वास्थ्य समिति की जो संख्या है वो किस प्रकार से होगी, इसके बारे में हालांकि हमने डिस्कस पहले कर लिया है, परंतु आपको मैं बता दूं कि अगर कोई भी नगर पालिका है उसके अंदर यदि वार्डों की संख्या 50 तक है, अगर वार्डों की संख्या कितनी है, 50 तक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां पर एक स्वास्थ्य समिति बनाई जाएगी, ठीक है। वहीं बात करें 51 से लेकर 75 तक, तो वहां पे दो समितियां कार्य करेंगी, और 75 से अधिक अगर है तो वहां पे 3 समितियां काम करेंगी। ये 2015 के अंदर जोड़ा गया था। फिर 2017 के अंदर वापस से अमेंडमेंट हुआ इसी समितियों वाले पोर्शन के अंदर, और यहाँ पे एक नई समिति बनाई गई, और उस समिति का नाम क्या रखा गया, रोशनी समिति सार्वजनिक मार्ग प्लस रोशनी समिति, ठीक है। सेम यही कंडीशन जो है वो इसमें भी लगाएगी कि अगर 50 तक है, ऐसी कंडीशन है कि उस कोई नगर पालिका है और उसमें 50 तक की वार्डों की संख्या है, तो एक समिति, चाहे वो सार्वजनिक समिति की बात करें या रोशनी समिति की, और अगर 51 से 75 है तो 2 समिति हो गई, और 75 से अधिक होने पर 3 समितियां हो गई, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो एड ऑन की गई 15 के अंदर, ठीक है। 20 का मैंने आपको मोटा मोटी बता ही दिया था। इस प्रकार से जो मेन है, हालांकि इनके अलावा और भी कई अमेंडमेंट किए गए हैं, परंतु मेन जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। एक तो 69 वाला आपको ध्यान में रखना है, 69 क्या है। अभी अगर हम बात करें तो धारा 14, 21, 24, 31 और फिर 39, ये धाराएं आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी जैसे अमेंडमेंट के बाद में जो डिबेट हुई तो वो भी काफी चर्चा में रही है, तो एटलीस्ट आपको ये इनके बारे में पता होना चाहिए। और जो अमेंडमेंट हुआ है वो 39 में हुआ है, ठीक है। और पहले जो समय दिया गया था वो 1 साल 31 में दिया गया था, धारा 31 के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। एक आपको जो मैंने शिक्षा से संबंधित जो 10th पास से संबंधित था उसको 2015 में जोड़ा गया, और 2019 में वापस से हटा दिया गया था, ठीक है। शौचालय और शिक्षा का 15 में दोनों को साथ में जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से मेन जो अमेंडमेंट थे वो हमने कवर कर लिए। सभी अमेंडमेंट आपको कवर करने की मेरे हिसाब से जरूरत है भी नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले जहां भी ये अधिनियम लगता है जिस किसी एग्जाम में, वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले हैं,
ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे हैं वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम में जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं वो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। जो लोग अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।